नमस्कार। आज हमारे साथ भारत राष्ट्र की महान विरासत के वर्तमान वंशज पेशवा वंशज के चश्मू चिराग प्रभाकर नरसिंह नारायण राव पेशवा जी मौजूद हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो पेशवा वंश और पेशवा वंश का योगदान भारत राष्ट्र पर और हमारे धर्म सनातन धर्म के लिए क्या है, और पेशवाओं का उद्भव कब हुआ और किन कारणों को लेकर के हुआ, और क्या ऐसी पेशवाओं की वीर गाथाएं जो कि आज भारत राष्ट्र के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उन तक नहीं पहुंच पाई। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि आप उस महान पेशवा वंश के जीवंत चिराग हैं जो हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी विरासत रही है भारत की। तो पेशवाओं पे क्या आप, भारत की भी जनता जानना चाहेगी, हमारे दर्शक भी, और ये हमारी बड़ी उत्सुकता रही है पूर्व से ही जानने की, और संयोग आज ऐसा बना। तो बात कुछ ऐसी है कि महाराष्ट्र में पूरे देश के हिंदू धर्म के लोग अपने अपने इलाकों से इकट्ठे हो रहे थे। शिवाजी महाराज ने उन सभी लोगों को इकट्ठा किया और बड़े संघर्ष के बाद 2 जिलों के ऊपर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की और स्वतंत्र होकर उन्होंने वहां कार्यभार शुरू की। उनके पोते तक आते आते स्थितियां कुछ ऐसी हुई कि अब पूरे देश में हिंदू धर्म के लोगों के संरक्षण के लिए आवाज उठने लगी। तो शाहूजी महाराज जो तत्कालीन छत्रपति थे, उन्होंने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया और उनको सर सेनापति यानी मिलिट्री कमांडर का खिताब किए। और फिर पेशवाओं ने अगले 11 अपने वंश प्रतिनिधियों के रूप में इस देश में अटक से कटक जीत हासिल की। इस देश में सिंधु नदी को जीतने वाला जो वंश है वो पेशवा का वंश है। और लगभग पेशवाओं ने 2 जिलों से शुरुआत करते हुए देश के 693 जिलों पे हिंदू धर्म की पताका को फहराया। पेशवा वंश ने इस पूरी मुहिम में 596 लड़ाइयों के आसपास लड़ाइयां लड़ी हैं, जिनमें से 537 लड़ाइयों पे उनको विजय हासिल हुई है। ये इस देश में 91% से भी ज्यादा का विक्ट्री रिकॉर्ड है और पिछले 1000 साल में ये सबसे प्रखर और सबसे सफल योद्धाओं के रूप में इस देश में आई। ब्रिटिश जनरल्स, अमेरिकन जनरल्स के साथ साथ जर्मनी में भी पेशवा बाजीराव, पेशवा माधवराव भट्ट और पेशवा रघोबा की अलग अलग मिलिट्री स्ट्रेटजीज के ऊपर कई व्याख्यान है। और उनको तो बाजीराव पेशवा जी को तो ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ द मेडिमियल इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने 42 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। तो पेशवा वंश एक तरह से हमारे ऊपर भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के तहत हमारा वंश महाराष्ट्र के छोटी सी जगह परशुराम मंदिर के गांव चिपळूण से शुरू होके और पूरे देश में फैला। पेशवाई की जो बात करें तो पेशवा शब्द जो है वो ज़ेन अवेस्ता या फिर आप अगर समझे पिश शब्द जो एक ईरानी शब्द है उससे लिया गया है, क्योंकि शिवाजी महाराज ने अपने अष्टमंडल का निर्माण शुक्र नीति से किया था। तो मूल रूप से जो पद था वो पंडित राव का था, लेकिन मुगलों ने देखते हुए अपनी भाषा के अनुसार इसे सेनापति यानी पेशवा यानी जो आगे आके हमला करे ऐसे शब्दों से पेशवा को सुशोभित किया। और फिर क्योंकि मुगल काल में पेशवाओं के हमले बड़े हुए दिल्ली के ऊपर, तो लगातार पंडित राव शब्द के बजाय पेशवा शब्द का उपयोग चलन में चला। वर्तमान में 1818 में जब पेशवाओं का और अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था, तो 1818 के आसपास पेशवाओं का वंश महाराष्ट्र से खत्म हुआ और उत्तर प्रदेश में पेशवाओं के बुंदेलखंड के इलाके कानपुर, कालपी, जालौन, झांसी, सागर, तमोह, चित्रकूट और करवी में पेशवा वंशजों के 9 राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें से 1857 की क्रांति में ये सभी वंश इन लोगों ने मिलकर पेशवाओं ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी
और अंततः 2 वंशज पेशवाओं के बचे, कानपुर के नाना साहेब पेशवा जिनका स्वर्गवास नेपाल के बॉर्डर में हुआ, और दूसरा पेशवा वंश चित्रकूट नारायण राव साहेब। नारायण राव साहेब के वंश को अंग्रेजों ने जिंदा रखने का प्रयास किया और उनका कारण ये था कि वो ये चाहते थे कि नारायण राव पेशवा चूंकि पेशवा के भाई हैं, तो नाना साहेब पेशवा को नेपाल के जंगलों से नारायण राव साहेब की कैद का हवाला देकर निकाला जा सकता। लेकिन नारायण राव साहेब पेशवा ने कभी भी वो लोकेशन शेयर नहीं की। पेशवा इस देश में वीर सावरकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से भी सबसे लंबे समय तक कैद में रहने वाला वंश है। 1859 को 27 अगस्त को पेशवा कैद किए गए थे और 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हो गया, तब तक पेशवा का वंश करबी में कैद रहा, एक ओपन जेल में कैद रहा, और ये अपने आप में विश्व में इस देश के सबसे लंबे समय तक कैद रहने वाले पॉलिटिकल प्रिजनर्स। आज की अगर हम बात करें तो पेशवा वंश पूरे देश में अपने सामाजिक कल्याण के लिए, धर्म के लिए, हिंदू धर्म की मूल विवेचनाओं के लिए काम कर रहा है। श्रीमंत राजराजेश्वर पेशवा बोर्ड है, उसके मार्फत हम लोग जम्मू कश्मीर से लेकर और जहाँ जहाँ पेशवा वॉरियर्स या वो संगठन हैं या वो लोग हैं जो पेशवा परंपरा में विश्वास रखते हैं, भगवान परशुराम पे विश्वास रखते हैं, भगवान राम की परंपरा पे विश्वास रखते हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की स्थिति है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, देश के विभिन्न राज्यों में, तो इसको लेकर के आपकी कई मुहिम देखी गई हैं, ग्राउंड स्तर पे आप गए हुए हैं। तो वर्तमान पेशवा वंश के जो चिराग हैं, प्रभाकर नरसिंह नारायण राव पेशवा जी, इनका क्या इनकी क्या दृष्टि है इस सब पे और इनकी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेशवा वंश एक विशेष समाज से जोड़ा हुआ देखा जाता है और कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षाएं उस विरासत से सदियों से रही हैं और आज भी हैं। तो आप उस विरासत को संजोने में कितने कारगर सिद्ध हुए हैं और आपकी क्या तैयारियां हैं आगे की? और ब्राह्मणों की जो स्थिति है उस पर पेशवाओं के जो शुरू से उनके संरक्षण के अपने सारे मापदंड रहे हैं, उनमें प्रभाकर नरसिंह नारायण राव पेशवा जी क्या भूमिका निभा? देखिए, हमारा तो ये कहना है कि ब्राह्मण द्रोह की भूमि जो है वो महाराष्ट्र है। इस बात से किसी को एक लेश मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो जब ब्राह्मण द्रोह की भूमि से कोई पार्टी उत्तर भारत में आएगी तो वो अपने साथ उसी तरह के ब्राह्मण द्रोह को भी उत्तर भारत में स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो ये एकदम से पिछले 10 सालों में ब्राह्मणों के खिलाफ अन्याय, जातियों का लामबंद होना शुरू हुआ है, ये हम लोग महाराष्ट्र में देख चुके। इंग्लिश गवर्नमेंट ने पेशवाओं के साथ बड़े संग्राम लड़े और पेशवाओं ने अंग्रेजों को पूरे एशिया में, पेशवा ही एकमात्र ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को हराया है। तो इंग्लिश गवर्नमेंट ने लगातार जातिगत जनगणनाओं के कारण ये डाटा इकट्ठा किया कि कितने लोग पेशवाओं के खिलाफ किए जा सकते हैं और पेशवाओं के खिलाफ अनेकानेक तरह के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना, वो सब प्रोपेगेंडा महाराष्ट्र की भूमि पे अगले कुछ साल सफल हो गए। यही प्रोपेगेंडा बाद में आके उत्तर प्रदेश में हालिया समय में पिछले 10 सालों से पेशवा प्रोपेगेंडा ही ब्राह्मण प्रोपेगेंडा के रूप में फैलाए जा रहे हैं और ब्राह्मणों को चारों तरफ से संकट में घेरने की तैयारी चल रही है। इसका कारण है कि ब्राह्मणों की जो वैल्यूज़ है, जो उनके मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो उनके लिविंग स्टाइल है, जो उनके धर्म में अटूट विश्वास है, उसको तोड़ना है। अंग्रेज जातिगत जनगणना जो कराते थे, उसका उद्देश्य कोई हिंदुओं की या मुसलमानों की संख्या इकट्ठा करना नहीं होता था। जातिगत जनगणना का उद्देश्य ब्रिटिश काल में केवल ये देखना होता था कि कितने जातियों के लोग किस किस जगह पे मौजूद है जिनको कन्वर्ट किया जा सकता। तो अंग्रेज तो उस काल में उतना कन्वर्जन्स नहीं कर पाए, लेकिन अब जो जातिगत जनगणना शुरू हो रही है इस देश में, उसका भी उद्देश्य कहीं ना कहीं ऐसा ही है। हमारी राय से ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश के अपने पॉकेट्स में इकट्ठे हो जाना चाहिए। पॉकेट्स में इकट्ठे होने का मतलब है आप नेपाल की ओर जो
उत्तरांचल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। जिस जगह आपकी संख्या कम है वहाँ से आप तत्काल अपने आप को निकाल बाहर करिए। आप उन जगहों में कंसंट्रेटेड हो रही है जहाँ से आप बढ़िया ऑफेंसिव कर सकी, क्योंकि जो ब्राह्मण द्रोह की शुरुआत 1857 में पेशवाओं के खिलाफ हुई थी उसका अंत महाराष्ट्र में 1948 के ब्राह्मण दंगे में, और ये उत्तर प्रदेश में दोहराया की जाए और स्थिति उत्तर प्रदेश की महाराष्ट्र से ज्यादा विकट हो। महाराष्ट्र में तो हम मराठी ब्राह्मणों के पास हथियार थे, हम लोगों ने अपनी जबरदस्त सुरक्षा की, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा बुंदेलखंड को छोड़ के कहीं दिखता नहीं। अपने पास जनेऊ बेचिए, आप अपने घरों का सोना बेचिए, लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, हथियारों के साथ अपने आप को उनको चलाने की प्रैक्टिस भी कर लिए। अपनी सुरक्षा करने के लिए भारत का संविधान आपको खुली छूट देता है, और दंगे भड़काने के लिए ये तैयारियां विदेशों से फंडेड उसी पैसे से की जा रही। जो काम ब्रिटिश ईसाई उस समय नहीं कर पाए, अब दूसरे तरीके से इस देश को तोड़ने के लिए ये चीजें जारी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में पेशवा वंश के किले पर जिस तरीके से अपने बुलडोजर की कार्रवाई को दिखाते हुए एक मैसेज दिया है, वो क्या पेशवा वंश को या पेशवा वंश के साथ ब्राह्मणों को डराने का मैसेज था, या वास्तव में पेशवा वंश के जो अभी वर्तमान आप चिराग बैठे हुए हैं वो अपनी मजबूती को रख पाने में सक्षम नहीं रहे, इसकी वजह से हुआ, या सरकार की और कोई मंशा उसके पीछे रही? क्या देखिए जो ये किला है, भारत में किले दो तरह से होते हैं। पहले किले को लिविंग किला कहते हैं कि जहां वहां पर राजा अभी भी रह रहा, और दूसरा ऐसे किले होते हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में चलेगा। तो पेशवा का चित्रकूट किला जो है वो लिविंग किला है, हमारा घर वहाँ है, हम लोग वहाँ रहते थे और आबाद थे। पिछले 90 सालों से आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हम लोग वहाँ पे लगातार बने रहे, और हमारे साथ हमारे लोग, हमारे कामगार सब वहीं रहते। उस किले को तोड़ने की जो साजिश रची गई है वो पेशवा को नहीं, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को एक मैसेज है। जब किसी भी समाज के रोल मॉडल्स ऑफ द सोसाइटीज इनको तोड़ने का प्रयास किया जाता है, इनकी वैचारिकी को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो ये मैसेज पूरे समाज के लिए होता है। पेशवा के किले को तोड़ना, तिवारी हाथी को अपमानित करना, ऐसी कई घटनाएं आप देखेंगे कि जो सक्षम लोग हैं उनके ऊपर भी हमले हो रहे। तो मुझे तो इस बात का बड़ा खेद है कि ब्राह्मणों के साथ ग्रामीण स्तर पे कितनी अवमाननाएं हो रही हो। तो ये एक प्लान के तहत हो रहा है, और ये प्लान वही प्लान है जो महाराष्ट्र में एक समय कालखंड में चला। आपको अगर इस बात के लिए आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने आप को ताकतवर करना पड़ेगा। पेशवा किले के बारे में जहां बात हुई तो वो मामला न्यायिक संविधान में पहुंच चुका है, और न्यायालय ने इस बात पे घोर आपत्ति जताई है कि जिस किले में 25,000 लोगों की जानें गई थी 1857 में इस देश के ऊपर अंग्रेजों को रोकने के लिए, जिस किले में लोग रह रहे हैं, उस किले को सरकार नगर निगम को एक अध्यादेश जारी करके कैसे सौंप सकती है, और वो भी तब जब पेशवा वंशावलियों के लोगों का नाम उस पर लिखा हुआ। ये तो एक तरह से किले को हड़पने की साजिश थी। लेकिन मैं चित्रकूट की जनता का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने न केवल पेशवा किले के में चल रहे बुलडोजरों के सामने आके अपना विरोध जताया, बल्कि उन लोगों को भी चुनावों में हराया जिन्होंने पेशवा किले के ऊपर कड़ी निगाह रखी थी और ऐसे संस्थानों को तोड़ने का प्रयास किया। नरसिंह नारायण राव पेशवा जी, चलते चलते इनसे अंतिम प्रश्न अभी करना चाहेंगे कि क्या आप कोई ऐसी मुहिम, कोई एक ऐसी योजना जो कि उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के, सो आपके वंशावली में एक एक करके लोग करते हैं और उसको बचाने का सतत प्रयास किया उन लोगों ने, चाहे वो शिक्षा पद्धति रही हो गुरुकुल की, चाहे वो मठ मंदिरों का संरक्षण रहा हो, चाहे वो स्वराज की या स्वाभिमान की लड़ाई रही हो। तो इसके तैयारियों को लेकर के आपकी कुछ योजनाएं यदि हैं जो आप ऐसे समाज के युवाओं से, ऐसे समाज के लोगों से उनका आवाहन करना चाहें, उनको एक संदेश देना चाहें, ऐसा क्या आपके कुछ मन में है? तो पेशवा बोर्ड और श्रीमंत पेशवा, हम दोनों लोगों की ये एक भावना है।
हम लोग ब्राह्मणों के लिए बीपा की मांग कर रहे हैं। बीपा मतलब ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट, यानी देश में चुंडी रख के, देश में जनेऊ पहनने वाले या देश में धार्मिक रूप से ब्राह्मणों की कार्यशैली को धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी भी तरह का अपमानजनक संवाद होता है, उसे ब्राह्मण कह के टारगेट किया जाता है, तो ऐसे किसी भी प्रकार के अपराध के लिए हम लोग पूरे देश में उसी तरह का कानून मान रहे हैं जैसे SC/ST एक्ट है। हम ब्राह्मणों के लिए भी सरकार को बीपा यानी ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना चाहिए और हम पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों से ये बात कहेंगे कि पेशवा की इस मुहिम में आप अपने साथ जुड़िए। बीपा का प्रस्ताव आ चुका है, आप उसका ड्राफ्ट निकालिए, अपने अपने लोकल जो MLA हैं, जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके पास बीपा का ड्राफ्ट लेके जाइए और उनसे कहिए कि संसद के सत्र में या विधानसभा के सत्र में इस बीपा के ड्राफ्ट को आप रखिए। इसको हमें लॉ के रूप में पूरे प्रदेश में लागू करना है। हमारा सबसे पहला ध्येय अपने आप को सुरक्षित करना होना चाहिए और बीपा इस दिशा का सबसे प्रथम स्टेप है और बहुत ताकतवर कानून। और इस कानून के आते ही हम लोगों के पास एक ढाल होगी अपनी सुरक्षा करने की। सुरक्षित होने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि अपने शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करिए, अपनी आइडियोलॉजी को मजबूत करिए। इस देश में जो इतने भी युद्ध लड़े गए हैं सब आइडियोलॉजिकल वॉर्स हैं। अपने आइडियाज को आप लोग धारण करिए और पेशवा बोर्ड ब्राह्मणों के साथ है। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, जैसे पूर्व के सभी पेशवाओं ने इस देश में धर्म के लिए काम किया है, हिंदू धर्म के लिए बात की है, हमारा भी वही ध्येय है, वही उद्देश्य है, हम भी इसी के ऊपर काम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आगे भी आपसे चर्चाएं होती रहेंगी। आपने पेशवा वंश के बारे में और आज की वर्तमान ब्राह्मणों की स्थितियों के बारे में और कैसे सुधार और संरक्षण किया जा सका, आपने बातें रखी, उसके लिए आपका